वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा पढ़ेंगे। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का एक श्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में प्रसाद जी की निर्दोष नाट्य कला के दर्शन होते हैं। ये नाटक रंगमंच एवं कलात्मकता दोनों की दृष्टियों से श्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक की कथा ऐतिहासिक होते हुए भी सरल एवं स्पष्ट है। नायिका के नाम पर नामित ये नाटक कल्पना और इतिहास का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस नाटक को पढ़ने के पश्चात नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी जो विशेषताएं उभर कर आती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कथानक। ध्रुवस्वामिनी का मूल कथानक ऐतिहासिक है, पर प्रसाद जी ने इसमें अपनी कल्पना के कई रंग भर दिए हैं। लेखक ने इसके कथानक का मुख्य आधार गुप्त वंश को बनाया है। साथ ही कल्पना द्वारा कई रोचक प्रसंगों की सृष्टि भी की है। नाटक के कथानक का आरंभ गुप्त वधू ध्रुवस्वामिनी के युद्ध शिविर में प्रवेश से होता है। वहां वह अपनी दासी के समक्ष अपने पति रामगुप्त के प्रति उसकी दुष्वृत्तियों के चलते उपेक्षा तथा कुमार चंद्रगुप्त के सहृदय व्यवहार के कारण उसके प्रति आकर्षण के भाव प्रकट करती है। उसी समय रामगुप्त को ये सूचना मिलती है कि शकराज ने उनको दोनों ओर से घेर लिया है तथा संधि के बदले वह ध्रुवस्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियों को चाहता है। कायर रामगुप्त शकराज का ये घृणित प्रस्ताव इसलिए मानने को तैयार है क्योंकि इससे वह अंदर ध्रुवस्वामिनी और बाहर शकराज दोनों दुश्मनों से बच सकता है। परंतु चंद्रगुप्त, जिसने पारिवारिक कलह के डर से अपने सभी अधिकार यहाँ तक कि अपनी वाग्दत्ता ध्रुवस्वामिनी का भी त्याग दिया था, इस अवसर पर न केवल ध्रुवस्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करता है बल्कि शकराज को मार देता है तथा अपने अधिकारों की बात राज्यसभा में उठाता है। दूसरी ओर इस घटना के पश्चात ध्रुवस्वामिनी भी कायर रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती। नाटक के अंत में धर्म परिषद के निर्णय के कारण दोनों का तलाक हो जाता है तथा चंद्रगुप्त व ध्रुवस्वामिनी एक हो जाते हैं। इस अवसर पर रामगुप्त एक सामंत द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार इस नाटक का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, कौतूहलपूर्ण एवं नाटकीय है। घटनाओं से भरपूर ये नाटक 3 अंकों में समाप्य है। इसकी कथा में हर समय हलचल और सक्रियता का वातावरण बना रहता है। लेखक ने इसमें इतिहास से इतर कुछ प्रसंग जैसे खड्गधारणी प्रसंग, मंदाकिनी प्रसंग, शकराज कौमा प्रणय प्रसंग, सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त की हत्या, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी दोनों का शकदुर्ग में जाने का समावेश कर इसमें अपनी कल्पना के रंग भर दिए हैं, जिससे उसका कथानक और भी अधिक सजीव हो उठा है। दूसरी विशेषता पात्र और चरित्र चित्रण की। किसी भी नाटक की सफलता में उसके पात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पात्रों के द्वारा ही नाटककार अपने भावों की अभिव्यक्ति पाठक तक पहुंचाता है। नाटक की सफलता के लिए नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि एक आम पाठक उसे समझ सके। पात्रों की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की भांति इसमें पात्रों की भीड़ नहीं है। इस नाटक में कुल 8-9 पात्र हैं। इनमें मुख्य ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, कौमा, मंदाकिनी व मिहिरदेव आदि हैं। प्रसाद जी ने इन सब का चरित्र चित्रण बहुत ही सजीव और स्वाभाविक तरीके से किया है। चूंकि ये नाटक नायिका प्रधान नाटक है और ध्रुवस्वामिनी इसकी नायिका है तथा वही इस नाटक में आदि से अंत तक छाई रहती है, अतः लेखक ने उसके व्यक्तित्व में सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की विवशता, नारी का स्वाभिमान, साहस, वीरता आदि नायिकोचित गुणों को उभारा है। इसी प्रकार लेखक ने चंद्रगुप्त के चरित्र को भी बहुत सुंदर व्यक्तित्व प्रदान किया है तथा उसे नायक के रूप में चित्रित किया है। यही वो पात्र है जो ध्रुवस्वामिनी के ऊपर आई हुई मुसीबतों को दूर करता है।
इसके अलावा शिखर स्वामी, रामगुप्त व शकराज को प्रसाद जी ने खलनायक के रूप में चित्रित किया है। साथ ही प्रस्तुत नाटक में लेखक ने 2 काल्पनिक पात्रों कोमा और मंदाकिनी को भी जीवंतता प्रदान की है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण के आधार पर भी ये एक सफल नाटक है। तीसरा, कथोपकथन, संवाद नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है। संवादों के माध्यम से ही लेखक अपने कथानक को गति प्रदान करता है तथा पात्रों का चरित्र विश्लेषण भी करता है। जब हम ध्रुवस्वामिनी नाटक का संवादों के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस दृष्टि से ये नाटक अत्यंत सफल है। इस नाटक के संवाद अत्यंत सरल, सहज और स्वाभाविक हैं। प्रसाद जी ने छोटे छोटे रोचक संवाद लिखे हैं। सभी संवाद भावानुकूल और पात्रानुकूल हैं। लेखक ने कहीं भी संवादों का विस्तार नहीं किया। हाँ, लेखक ने 1-2 जगह लंबे स्वगत दिए हैं, परंतु ये स्वगत वास्तव में पात्रों के अंतर्द्वंद को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। जैसे द्वितीय अंक में प्रारंभ में कोमा का स्वगत भाषण उसके आंतरिक भावों तथा उसकी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। नाटक के कुछ संवाद इस प्रकार हैं, जैसे शिखर स्वामी कहता है वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त कहता है क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी कहता है गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। अगली विशेषता देशकाल और वातावरण की। देशकाल और वातावरण नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। लेखक समय और स्थान यथा योग्य वर्णन के द्वारा ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है। इससे ही नाटक में सजीवता आती है। देशकाल और वातावरण के अंतर्गत लेखक नाटक के समय, नाटक के पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, तत्कालीन रीति रिवाज, आवागमन के साधनों इत्यादि का वर्णन करता है। ऐतिहासिक नाटकों में देशकाल और वातावरण का वर्णन करते समय लेखक को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसकी कथा, समय व स्थान का पाठक को पूर्व ज्ञान होता है। प्रसाद जी का ये नाटक गुप्त वंश से संबंधित है, जिसका समय सन 375 से 380 ईस्वी है। इस नाटक में लेखक ने उस युग के दाव पेचों के अतिरिक्त धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं और राज परिवारों की आंतरिक कलह का वर्णन किया है। लेखक ने नाटक में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि करने के लिए गुप्तकालीन शब्दावली का प्रयोग किया है। वेशभूषा, शिविरों की सजावट, युद्ध शिविर, पात्रों के नाम, उनके अस्त्र शस्त्र, रीति रिवाज आदि का वर्णन किया है। इससे तत्कालीन वातावरण सजीव हो उठा है। अगली विशेषता संकलनत्रय। इस नाटक में स्थान, समय और कार्य के संकलन का पूर्ण निर्वाह किया गया है। इस नाटक की सभी घटनाएं या तो गुप्त सम्राट के शिविर में घटित होती हैं या शकराज के दुर्ग में, और ये संपूर्ण घटनाक्रम एक दिन रात में ही संपन्न हो जाता है। इस नाटक का मुख्य कार्य ध्रुवस्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति तथा चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना है। और इस नाटक का उद्देश्य, ध्रुवस्वामिनी नाटक एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें प्रसाद जी ने एक और तो देश के कर्णधार के रूप में रामगुप्त जैसे विलासी, मद्यप, पतित और कायर व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी, कर्तव्यपरायण, उदार, निस्वार्थ व त्यागी राष्ट्रनायक की कामना की है, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमण और संकट से मुक्त कराने तथा उसे और शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर उन्होंने नारी की स्वतंत्रता का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आधुनिक नारी के उत्थान की कामना भी की है। ध्रुवस्वामिनी की समस्या आधुनिक नारी की समस्या है। इस दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक में आधुनिकता भी दिखाई देती है। इसके साथ ही प्रसाद जी ने छल कपट, विलासिता, कायरता, हिंसा,
नारी अत्याचार आदि बुरी प्रवृत्तियों के स्थान पर पवित्रता, वीरता, साहस, उदारता, त्याग, नारी के सम्मान की रक्षा आदि मानवीय प्रवृत्तियों को जगाया है। अगली विशेषता इस नाटक की अभिनयता। नाटक की रचना वास्तव में अभिनय के लिए ही की जाती है। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी के अधिकांश नाटक इसलिए दोषयुक्त होते थे कि उनमें लंबी कथा के साथ साथ उसे कई अंकों में लिखते थे तथा उनमें पात्रों की संख्या की भी अधिक होती थी। यही कारण था कि उन नाटकों को मंच पर मंचित करना मुश्किल हो जाया करता था। परंतु प्रस्तुत नाटक ध्रुव स्वामिनी अभिनेता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। इस नाटक में प्रसाद जी ने एक तो छोटी सी कथा को लिया है, साथ ही 3 अंकों और सीमित पात्रों की योजना की है। इस नाटक में लेखक ने संकलनत्रय का भी पूर्ण निर्वाह किया है। छोटे छोटे संवाद लिखे हैं तथा सरल भाषा का भी प्रयोग किया है। उनके अन्य नाटकों की तरह भाषा में कहीं पर भी कठिन शब्दों का प्रयोग इस नाटक में नहीं किया गया है। लेखक ने इस नाटक में 4 गीतों की भी रचना की है। इस प्रकार से नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल बन पड़ा है। इस नाटक की अगली विशेषता इसकी जो भाषा शैली है उस पर ध्यान देते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में लेखक ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चूंकि प्रसाद जी का संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार था, अतः नाटक में तत्सम शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। इस नाटक की भाषा में प्रसाद गुण के अतिरिक्त ओज गुण और माधुर्य गुण भी सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी के संवादों में जहां ओज गुण का प्रयोग हुआ है, वहीं कोमा द्वारा प्रयुक्त भाषा में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। इस नाटक में लेखक ने वीर, श्रृंगार, विभत्स और करुण आदि रसों का भी प्रयोग किया है। नाटक में लेखक ने स्थान स्थान पर काव्यात्मक व अलंकृत शैली एवं गीतों का प्रयोग करके अपने कवि होने का भी परिचय दिया है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की अपेक्षा इस नाटक की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। इनकी भाषा नाटक के पात्रों की मनोवृत्ति, उनके भावों, विचारों और कार्य व्यापारों के सर्वथा अनुकूल है। लेखक ने अपनी भाषा को छोटे छोटे वाक्यों, 3 शब्द शक्तियों और लोकोक्तियों, मुहावरों, आप्त वाक्यों आदि के प्रयोग से अत्यंत रोचक और रमणीय बना दिया है। तो इस प्रकार नाटक के तत्वों के आधार पर ये एक सफल नाटक कहा जा सकता है।